और देश को ओलंपिक तक पहुंचा दिया, उसने मेडल तक हासिल किया। वो ऐसा नाम था जिसने भारत को वर्ल्ड वाइड एक पहचान दिलवाई, कुश्ती में हर जगह इसको पहचान दिलवाई कि ऐसा गेम है। और ऐसा नाम जो बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से उठकर, ऐसे संघर्ष की कहानी थी तो बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से उठकर, जिसमें युवाओं के लिए एक प्रेरणा बना कि एक आम इंसान भी ओलंपिक तक पहुँच सकता है। बात करेंगे सुशील कुमार की कि उसने किस तरह से संघर्ष किया, उसने इनिशियल लाइफ कैसे थी उनकी, और कैसे वो ओलंपिक पहुँचे, और कैसे उनने मेडल हासिल किया देश के लिए, और कैसे वो मेडल हासिल करने के बाद किस तरह से वो खूंखार क्रिमिनल्स के संपर्क में आ गया, और उसने उसके बाद एक ऐसा गैंगवार शुरू कर दिया दिल्ली में जिससे कहीं अंत नहीं हुआ, और वो अंत जाकर वो तिहाड़ में। और उसने कैसे उसके एक ईगो ने एक युवा पहलवान की जान ले ली और उसका पूरा परिवार उसने तहस नहस कर दिया। अभी ये केस अभी चल रहा है, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि सुशील कुमार पे क्या एलिगेशन लगे और कैसे अभी इसमें क्या स्टेज चल रही है और क्या क्या इसमें अभी तक इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। इनिशियल लाइफ के बारे में बात करें अगर हम सुशील कुमार की, तो बात है 1983 की। दिल्ली के नजफगढ़ में बपरोला गांव था। वहीं पर सुशील कुमार के पिताजी एक बस ड्राइवर थे, और लेकिन बस ड्राइवर होने के बाद भी उनका बेटा बड़ा होनहार था। उसको लगता था कि मैं पहलवानी में बहुत अच्छा अपना करियर आगे ले जा सकता हूँ। पिता ने भी कभी उसे रोका नहीं कि बेटा अगर इस लाइन पे जा रहा है, उसे खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और छोटी उम्र में उसने मिट्टी में पसीना बहाना शुरू कर दिया। पूरे गांव को लगने लगा था कि बच्चा कुछ बड़ा करेगा, लेकिन इतना किसी को नहीं पता था कि ये ओलंपिक तक जाएगा। बच्चा बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, और मिट्टी से इसकी कहानी आगे स्टेडियम तक पहुंची। स्टेडियम में इसको साथ मिला अपने गुरु सतपाल सिंह जी का, जिनकी देखरेख में इसने सारे दाव जीते। उसके बाद इसके जीवन में जो चेंजेस आए उसके बारे में बात करेंगे। 36 साल में बहाया हुआ पसीना उसका रंग लाया, और जो इसका पसीना था उसके बाद इसको ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला। 2008 में बीजिंग में इसने पहले कांस्य पदक जीता, और 2012 में इन्होंने ओलंपिक में फिर रजत पदक जीता। भारत का नाम पूरी दुनिया में इन्होंने पूरी तरफ रोशन कर दिया। और लोग कहते हैं कि ये अब सुशील बड़ा हो रहा था, और 36 साल में उसकी लगातार की प्रैक्टिस और मेहनत जो उसकी रंग लाने लगी थी। वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है, और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहली बार उसे मौका मिलता है, और पहली बार में ही वो ब्रोंज मेडल लेकर आता है। और उसने लगातार की मेहनत चालू रखी, और अब की बार उसने कोई अनुमान नहीं करा, कुछ नहीं उसे बनवाया, कोई टीवी सीरियल की कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं। कहीं उसको बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर आए, लेकिन सब चीज़ों के लिए मना करता। सिर्फ उसका एक ही एम था, मेरे को ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है। अगली बार 2012 में लंदन ओलंपिक में उसने परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज करी। अब की बार ये सिल्वर मेडल लेके आए और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इनका नाम बढ़ता गया 2012 के बाद, इनकी लाइन गलत रास्ते पे जाने लगी, और सुशील को लगने लगा कि मैं काफ़ी ऊंचाई पहुंच गया हूँ, मुझे बड़े बड़े लोगों से लिंक बनाना चाहिए। तो इनके अंदर एक अहंकार आ गया। अब कुश्ती के दाव पेच के साथ ही राजनीति और गुंडागर्दी में उतरने लगे। इनका हिस्सा बन गया था लोग कब्जे करवाना और छुड़वाना। बताया जाता है कि इन्होंने अपना एक जीवन का एक पार्ट बना लिया था, क्योंकि देखा जाता है कि पहलवानी अक्सर एक ऐसा गेम है जिसमें आपके बड़े बड़े दबंग लोगों से रिश्ते बनते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के फेडरेशन के जो अध्यक्ष भी होते हैं वो भी दबंग किस्म के बंदे, बाहुबली बनते हैं। और सुशील को भी इस तरह का चस्का लग चुका था। उसको लगा कि दिल्ली में बहुत प्राइम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कब्जा बहुत लोग कर लेते हैं, उनको छुड़वाया जाए, क्योंकि उसके पास पहलवानों की ऐसी खेप बन चुकी थी उसके पास, जिससे वो कुछ भी करवा सकता था, और यहीं से वो कब्जा करवा भी सकता था। सुशील इसी काम में ही इन्वॉल्व हो गया, और यहीं पे उसकी मुलाकात नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर से होने लगी। अब छत्रसाल स्टेडियम जो खेल का मंदिर था, वो धीरे धीरे गैंगवार और दबंगई का एक अड्डा बनता गया। सुशील के पास एक ऐसे युवाओं का एक पूरा का पूरा एक फौज कह सकते थे, जो कि उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। चाहे जमीन का विवाद हो, चाहे प्रॉपर्टी का झगड़े का विवाद हो, सब चीज में अब सुनील ने इन्वॉल्वमेंट ले ली थी। और ये भी कहा जाने लगा कि काला जगदीश जैसे गैंगस्टर भी उसके संपर्क में आ चुके थे। अब इसमें जब तक बातें अलग लेवल चल रही थी, जब तक चीज़ चल रही थी कि वो दूसरे कब्जे छुड़वाता तब ठीक था, लेकिन अब चीज़ें उसके खेल में उभर के आने लगी, उसे गुंडाई दबंगई खेलों में भी सामने दिखने लगी। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में
ये बताया जाता है कि उसके एक प्रतिद्वंदी थे प्रवीण राणा, उनका वहीं पर उससे झगड़ा हो गया मैट पे, और मैट पे ही झगड़ा होने के बाद इन्होंने वहाँ पर खून खराबा कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये खिलाड़ी है या ये गुंडा बन चुका है। अब छत्रसाल स्टेडियम में सुशील ने अपना वर्चस्व इतना ज़्यादा फैला दिया था, उसने इसे अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया था। उससे लगता था कि उसके हिसाब से खिलाड़ी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही जो आदमी जिसको चाहे, जिस भी खिलाड़ी को चाहे, उसका चयन कर सकते हैं और उसको बाहर भी निकलवा सकते हैं। गुरु की दी हुई गाइडेंस को भूलने लगे और अपने साम्राज्य को, अपने कुश्ती के साम्राज्य को वो गुंडागर्दी की तरफ ले जाने लगे। अब इसी बीच में एंट्री होती है एक खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी था सागर धनखड़ की। बहुत ही युवा खिलाड़ी था और बहुत ही होनहार खिलाड़ी बताया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो सुशील कुमार को अपना गुरु मानता था और सुशील कुमार भी उसे बड़ी इज्जत देता था और बड़े अच्छे से उसको रखता था। लेकिन कहानी एक टर्निंग पॉइंट लेती है एक फ्लैट को लेकर। सुशील कुमार का एक फ्लैट बताया जाता था जो 90 लाख रुपए का था करीब, उस समय उसकी वैल्यू 90 लाख थी। बोल्ड टाउन में वो था, उनकी पत्नी के नाम ये रजिस्ट्री थी। अब फ्लैट किराए पे दिया गया। अब किराए पे किसको दिया गया? वो खिलाड़ी था सागर धनखड़, जिसकी हम बात कर रहे थे, और उसके कुछ दोस्त। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद पार्किंग को लेकर उसका सागर धनखड़ का अपने पड़ोसी से कुछ इश्यू हो गया और ये झगड़ा जब सुशील कुमार तक पहुंचा तो सुशील कुमार को लगा कि कहीं मेरे फ्लैट पे कब्जा ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो सुशील कुमार सागर धनखड़ को फ्लैट खाली करने के लिए बोलता है और अपने कुछ लोग वहाँ भिजवाते हैं कि मैसेज आता है कि आप इस फ्लैट को खाली कर दीजिए। सुशील कुमार को सागर धनखड़ का ऐसा रिप्लाई मिला तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसकी ईगो को हट कर गया। वो सागर ने जवाब दिया कि अगर बात करनी है तो सुशील को खुद बुला के आओ, आप लोग फालतू को मत भेजो, मतलब आप गुंडे मत भेजो, मैं सुशील से खुद बात करूँगा। अब सुशील जैसा खिलाड़ी जो इतना बड़ा खिलाड़ी था और जिसके अब गुंडों से लिंक बन चुके थे, तो सुशील कुमार को लगा कि ये तो मेरा ईगो हट कर रहा है। सुशील का अहंकार इस वजह से बहुत ज़्यादा ईगो हट हो गया और उसे अपने अपमान के तौर पर लिया उसने। उसके मन में इज्जत और खून का एक भावना पैदा होगी, या तो मैं इसका कत्ल करूंगा या इसे इसको बुरे से मारू पीटूंगा तभी मुझे चैन मिलेगा। हालांकि सागर धनखड़ ने कुछ इनिशियली कुछ लोगों के इंटरफेयर के बाद ये जगह खाली कर दी थी। लेकिन फ्लैट खाली करने के बाद सुशील के मन में गुस्से की आग जल रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, इन सब लोगों को मेरे को सबक सिखाना है। जो चार्जशीट कहती है वो ये कहती है कि सुशील कुमार कुछ गैंगस्टर के संपर्क में आ चुका था। अब उसने योजना बनाई कि उसे अपना डर दिखाना है और वर्चस्व काम करना है। अगर वो आज डर गया या अगर आज उन्होंने इस तरह के खिलाड़ियों को अलाउ कर दिया कि वो उसके डर खत्म कर देंगे, तो फिर आने वाले समय में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। सुशील कुमार को ऐसा लगने लगा था अगर उसे ग्राउंड पर छत्रसाल स्टेडियम पर छत्रसाल रखना है तो उन्हें इन खिलाड़ियों को अपनी पैठ बनाए रखनी होगी। इसी के लिए उसने डर बनाने के मकसद से और वर्चस्व कायम रखने के मकसद से इन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। लेकिन ये प्लान गलत जगह पर चला गया और एक खिलाड़ी की इसमें जान चली गई। रात का समय था और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गेट बंद था। इसी बीच में सागर भगत और दो उनके साथी थे, उनको पिस्टल की नोक पर गाड़ी में बिठाकर स्टेडियम में लाया जाता है। ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे कि अगर चाहते तो सागर धनखड़ किसी और से पिटवा सकते थे या फिर किसी अननोन जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट कर सकते थे या जो भी उसको घटना करनी थी चुपचाप उसकी हत्या भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, सुशील कुमार ने सोचा हुआ था कि इसने मेरे छत्रसाल स्टेडियम के जो एम्पायर को इसने एक तरह से चैलेंज किया है, मैं इसको छत्रसाल स्टेडियम में जाकर पीटूंगा और सबके लिए एक मिसाल बनेगी कि आज अगर दोबारा सुशील कुमार से पंगा लिया तो तुम्हारा भी यही हासिल होगा। अब इन खिलाड़ियों को पिस्टल की नोक पे छत्रसाल स्टेडियम लाया गया और इन पर लोहे के डंडे और अन्य हथियारों से इसके ऊपर वार किया गया। इनके ऊपर इन चारों लोगों के ऊपर जो इसके साथी थे वो टूट पड़े। बाद में एक वीडियो में भी दिखाई दिया कि सुशील कुमार मौके पर मौजूद थे। हालांकि सुशील कुमार इस चीज को डिनाई करते रहे कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। कुछ लोगों ने उनका नाम खराब करने के लिए सब किया, लेकिन सुशील कुमार की मौजूदगी एक वीडियो से कंफर्म हो गई और ये सोशल मीडिया पर काफी उसमें वायरल हुई थी। वहाँ पर चीखें आने लगी चारों तरफ जब रात के अंधेरे में, लेकिन कोई जागा नहीं क्योंकि रात का समय था। और स्टेडियम जो आपने देखा है कि ज़्यादातर देखा है कि अभी मारपीट का दौर करीब आधे घंटे तक चलता रहा और सागर धनखड़ अब जमीन पर गिरा हुआ था। अब इतनी मार सहने के बाद, हालांकि वो खिलाड़ी था, एक बड़ा पहलवान था, लेकिन अब उसकी सांसें टूट गई थी।
बाकी किसी तरह से जैसे तैसे हाथ पांव जोड़कर कोशिश करके उन्होंने बाकी खिलाड़ी वहाँ से निकल गए और उनमें से एक ही खिलाड़ी ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को कॉल कर दी। हालांकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको, अब जैसे ही पुलिस के पीछे रहते हैं और सायरन बजता है, सुशील कुमार और उसके जो साथी थे जो उसमें मारपीट कर रहे थे वो मौके से भाग जाते हैं, लेकिन सागर धनखड़ ऑलरेडी मर चुका था। अब इस पूरी घटना के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल चुकी थी, पूरा देश दंग था कि क्या वाकई में एक ओलंपिक हीरो ने एक हत्या कर दी है। दिल्ली पुलिस ने काफी दिन तक इसका पीछा किया। बताया जाता है कि कुछ दिन तक ये अंडरग्राउंड हो गया और 18 से 20 दिन तक सुशील इधर उधर छिपता रहा। इसको ये था कि मैं कहीं ना कहीं से अपने लिंक्स लगा के और अच्छे वकील करके मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था, मीडिया का प्रेशर और चारों तरफ इतना ज़्यादा प्रेशर बन चुका था कि पुलिस ने मई 2021 में फाइनली इसको अरेस्ट कर लिया और चार्जशीट दाखिल हुई। 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। इसमें इसके ऊपर 22 धाराएं लगाई गई, इसके खिलाफ 22 धाराएं लगाई गई। इसमें हत्या, किडनैपिंग, हत्या की कोशिश और अन्य धाराएं लगाई गई। इन सब में एक मुख्य आरोपी बना और उसके साथ अन्य आरोपी बने। मुख्य आरोपी में सुशील कुमार का नाम सबसे ऊपर था। अब अदालत इसके ऊपर चार्ज फ्रेम करती है और इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के चार्ज जो थे वो लगाए जाएं या फिर सुनियोजित हत्या के लगाए जाएं। इस चीज़ पे कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन तभी एक वीडियो इनका वायरल होता है जिसमें कि सुशील कुमार मौके पर पहुंचकर एक वीडियो में दिखाई जाता है कि सुशील कुमार की मौजूदगी वहाँ साफ दिखाई जाती है। गवाह और मेडिकल और करीब 155 गवाहों की सूची अब तैयार थी। अब कानून की नज़र में हीरो एक आरोपी बन चुका था और उसके खिलाफ मर्डर के चार्ज फ्रेम हो चुके थे। जिस खिलाड़ी के हाथों में एक मेडल हुआ था कभी, आज उसके हाथ में हथकड़ी थी और वो देश की एक लोगों की मेमोरी में एक गलत इंसान बनके उसकी एक इमेज कैप्चर हो चुकी थी। जांच में अलग अलग तरह के खुलासे हुए जिन्होंने देश को हिला दिया। पहले तो ये था कि सुशील के बड़े बड़े गैंग के साथ उसके रिश्ते बन चुके थे। काला जंठेड़ी, नीरज गोवानिया और बड़े बड़े बिल्डर माफिया से उसके संपर्क बन चुके थे। इससे साफ पता चल चुका था कि अब वो एक हीरो नहीं रहा था, बल्कि वो भी एक गैंगस्टर्स में तब्दील हो गया था। उसने जमीनों के विवादों में घुसना शुरू कर दिया था और वहां से वो पैसा कमा रहा था। अब कोर्ट में मुकदमे चलती रहती है। 12 अक्टूबर 2022 को अदालत ने इनके खिलाफ जो मर्डर के चार्जेस फ्रेम कर दिए। अब ये भी कहा जाता है कि सुशील कुमार जेल में जाने के बाद भी अंदर से दबंगई कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उसके कुछ अंदर के गैंगस्टर्स जो हैं उसके साथ लिंक बन गया और वहाँ बैठ के कैदी को धमकाते हैं और गैंग्स की वहाँ पे अंदर मीटिंग चलती रहती है। अब वो एक कैदी नहीं रह गया था खाली, अब ऐसा लगने लगा था कि जेल में भी एक बड़ा पहलवान नेता की तरफ से उभर रहा था। अब इसी बीच में कुछ एक सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि सुशील कुमार काफी समय तक जेल में रहता है। 3-4 साल तक जेल में बिताने के बाद सुशील कुमार को लगता है कि अब शायद उसमें कुछ काफी सारे गवाहों को भी, अगर उसमें मेन गवाहों की गवाही हो चुकी है तो वो इसी बेसिस पे नीचे जमानत फाइल करता है और बाद में उसे हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से मार्च 2025 में बेल मिल जाती थी। उसका कहना था कि ट्रायल तो लंबी चलेगी अभी और गवाह काफ़ी सारे हैं, उसमें मुकर भी रहे हैं और खिलाड़ी जो हैं उनमें जो गवाह हैं काफ़ी सारे खिलाड़ी उसमें। तो इन्हीं बातों को सुनने से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को भी मार्च 2025 में बेल दे दी। लेकिन जो पीड़ित पक्ष था जो सागर धनखड़ के पिताजी थे और बाकी लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, ये कहकर कि उसका अपराध गंभीर है और वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये सच्चाई भी है। अगर इस तरह का पहलवान जो बाहर रह के इतनी दबंगई कर रहा था, अंदर और बाहर आने के बाद तो उसका अलग ही इन्फ्लुएंस हो सकता है खिलाड़ियों पर, क्योंकि वो एक आज भी अच्छा खासा उसका इन्फ्लुएंस है खिलाड़ियों के बीच में भी और गैंग्स के बीच में भी। अब सुशील कुमार को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर किया कि वो 1 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करेंगे। अब सुशील कुमार का पूरा जो हीरो वाला ओलंपिक मेडल वाला जो मुकुटा था पब्लिक के सामने उतर चुका था। कभी जो भीड़ उसे भारत का शेर कहकर पुकारती थी, आज वही भीड़ उसके डर और उसकी एक तरह से गुंडाई के कारण
लोग उससे डरने लगे थे। आज एक ओलंपिक मेडलिस्ट अपनी गलत वजहों के कारण जब कातिल बनकर कानून के कटघरे में खड़ा हुआ है। अब ये कहानी जो हमारी मेडल की, अब जो लगता था कि कभी मेडल को देखते हैं जब उसके घर वाले और लोग देखते हैं तो वो जो मेडल टंगा हुआ था और उसको इमेजिन करते हैं कि कैसे वो सलाखों के पीछे है। तिरंगा जहाँ उसके हाथ में होना चाहिए था वो उसकी जगह हथकड़ी ने ले ली है। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें 2-3 सीख मिलती है। एक तो ये कि आदमी कितना भी सफल हो जाए उसके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। दोस्तों, सफलता के साथ हमेशा सफलता के साथ आपके पास कुछ ताकत भी आती है और उस ताकत को संभालना आपको आना चाहिए। इस सफलता के साथ आपको कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं, आपको जिम्मेदारी को निभाना आना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि आपको सफलता मिल गई और सफलता के आयाम पर पहुंच गए और आप उसके बेस पे लोगों को परेशान करना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब जब आप ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको इस तरह के आपको अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और एक और इससे सीख मिलती है कि इज्जत जो होती है हमेशा जबरदस्ती नहीं मिलती कभी भी। आपको हमेशा विनम्र रहना पड़ेगा, आपको पोलाइट रहना पड़ेगा। आप कितनी भी बड़ी जगह पहुंच जाए आपको पोलाइट रह के चलना पड़ेगा, तभी आपकी लोग इज्जत करेंगे। सुशील ने देश को मेडल दिलवाया इस देश के लिए, इसके लिए हमेशा देश उसको ऊपर प्राउड करेगा। लेकिन उसकी एक गलती जो है, उसने सब के सब जो उसके जो किए हुए उस पर आज पानी फेर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुशील कैसे खिलाड़ी थे और आपको क्या लगता है कि सुशील कुमार के साथ जो हुआ वो वाकई में उनकी गलती के कारण है या फिर वो किसी एक पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं? आप जरूर राय अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि सुशील जैसे खिलाड़ी जो केस और विवाद के बाद भी हीरो मान जाते हैं, या उनकी एक ऐसी गलती जो उनकी सारी उपलब्धि को मिटा देगी? सोचिए कैसे एक हीरो एक विलन में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसकी जीती जागती हुई निशानी है। आपको समझना होगा कि आपकी जो सफलता है और उस सफलता और आपकी जो गलत लाइन चल रही है उसके बीच में बिल्कुल सिंपल और पतली सी लाइन है। अगर आप उस क्रॉस करेंगे लक्ष्मण रेखा को और उसके बाद आप गलत लाइन में आ जाएंगे तो लोग आपकी इज्जत करनी बंद कर देंगे और कानून भी आपको अपने हाथ में ले लेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बन गए हैं और बड़े खिलाड़ी बन गए हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, कानून से भी आप ऊपर चले गए हैं और आपको लगता है कि आप गुंडाई या फिर आप गलत काम करेंगे, कोई उसका प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो यही आज की सीख मिलती है हमें इस कहानी से सुशील कुमार की कि एक बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए हम कहाँ से उठे थे, हमारा बेस क्या था और हम आगे कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की जगह हम गलत लाइन में चल पड़े तो हमारा एंड सुशील कुमार की तरह ही होगा। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी सुशील कुमार की, आपको कैसी लगी? तो ये दोस्तों आज की कहानी जो थी सुशील कुमार की थी, कैसे एक खिलाड़ी जो सिल्वर मेडलिस्ट था, कैसे ये एक आदमी जो पूरे देश में जिसको उसके मेडल के और उसकी मेहनत के तौर पे जाना जाता था, वो आदमी एक बड़े क्रिमिनल के तौर पे उभरा और सोसाइटी में जिसका इतना नाम था वो आज बदनाम हो चुका है। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में और सुशील कुमार के बारे में? जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किसी और पर्सनैलिटी के ऊपर चाहते हैं कि हम केस स्टडी करें और उनके ऊपर कोई उनकी लाइफ की वीडियो बनाए, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसे लग रहे हैं, हमारा प्रयास कैसे लग रहा है, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए भारत गोल पर। धन्यवाद। और अंत में मैं इस वीडियो के माध्यम से जरूर मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ और एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज कहीं भी किसी की भी भावना को आहत करना या फिर क्राइम को इंस्टिगेट करना नहीं है। हमारा इसका बनाने का सिर्फ ये पर्पज है कि वो समझें कि आखिर क्राइम पैदा कैसे होता है और क्रिमिनल्स किस टाइम पे चलकर गलत रास्ते पे चलकर वो क्राइम तक पहुंच जाते हैं, ताकि उनको सबक मिल सके कि ये क्राइम का रास्ता पकड़ेंगे तो आपकी जो रास्ते या तो दो जगह निकलेंगे, या तो पुलिस की गोली से, नहीं तो जेल के अंदर। यही हमारा मैसेज था। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।